ये वो दौर था जब जनता कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सुन सुनकर तंग आ चुकी थी। तब गुजरात में अच्छे दिनों के सपनों को साकार करके मोदी ने इस मूल मंत्र को अपना चुनावी नारा बनाया और इस नारे ने घोटाले से त्रस्त जनमानस पर ऐसा असर डाला कि बीजेपी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ पूरे देश में भगवा परचम लहरा दिया। मोदी मैजिक ने ऐसा असर दिखाया कि बीजेपी ने 5 राज्यों दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कांग्रेस को क्लीन स्वीप किया। यानी इन राज्यों की सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। इतना ही नहीं, जिस कांग्रेस के बिना कभी राजनीति की कल्पना करना मुश्किल था, इस साल मोदी मैजिक ने बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई थी। साल 2014 में बीजेपी की प्रचंड विजय हुई। अकेले बीजेपी ने 283 सीटें हासिल की। बीजेपी गठबंधन ने 336 सीटों पर जीत हासिल की। 1984 के बाद से कोई पार्टी बहुमत लाई थी। 10 सालों से सत्ता में रही कांग्रेस का बुरा हाल था। 2014 में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली थी। कांग्रेस गठबंधन को महज 60 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि एक व्यक्ति के नाम पर लड़ा गया चुनाव किसी जीतोड़ मेहनत और संघर्ष का नतीजा था। बताया जाता है कि मोदी ने चुनाव से पहले इतनी यात्रा की कि पृथ्वी के 3 चक्कर लगाए जा सकते थे। पहले मोदी ने देश भर में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय की थी। प्रचार के साथ साथ करीब 5,827 कार्यक्रमों में भाग लिया था। 1,350 3D रैलियों में भाग लिया था। 4,000 चाय पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 10 करोड़ लोगों तक मोदी पहुंचे थे। 25 राज्यों में कुल 196 रैलियां की थी। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनता के दिलों में उतर गए थे। 2014 के इन चुनावों में मोदी मैजिक का ऐसा कमाल देखने को मिला कि बीजेपी की प्रचंड जीत हुई और 26 मई साल 2014 को नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जीत के बाद मोदी जब गुजरात अपने घर पहुंचे तो मां हीराबेन ने उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया। बेटे मोदी को प्यार दुलार किया। मोदी भी मां का आशीर्वाद लेकर सत्ता की नई कहानी लिखने चल पड़े। मोदी ने यह साबित किया कि उनके जैसा कोई नहीं। वे पहली बार जब संसद पहुंचे तो लोकतंत्र के इस मंदिर में नतमस्तक हो गए। जैसे किसी मंदिर में जाने से पहले माथा टेकते हैं, वैसे ही संसद भवन की सीढ़ियों पर मोदी ने माथा टेका और देश सेवा का संकल्प लिया। जनता के हितों के लिए जनता से जुड़ना सबसे ज्यादा जरूरी था। इसलिए प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात की शुरुआत की। इस रेडियो कार्यक्रम के जरिए मोदी की आवाज और उनके मन की बात जन जन तक पहुंची। अब गांव-गांव तक प्रधानमंत्री का संदेश पहुंच चुका था। ये नई सरकार के काम करने का नया तरीका था। अब मोदी सरकार मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन अभी देश के लिए कई अभियान और कई योजनाएं लानी बाकी थी। इसलिए मोदी ने अपने सबसे पहले अभियान में स्वच्छ भारत अभियान को चुना। स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है देश को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही कार्यकाल में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। पीएम ने देश, शहर, गांव को स्वच्छ करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर मिशन चलाया। गांव में शौचालय बनवाए गए, शहरों को स्वच्छता की कसौटी पर परखा जाने लगा। अब हर शहर, गांव के लोग स्वच्छता की आदत अपना रहे थे। जन धन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में जन धन योजना की घोषणा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की। इस योजना का मकसद देश के हर नागरिक को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना था। इससे देश के किसानों और ग्रामीण क्षेत्र की जनता को भरपूर लाभ मिला और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए जनता को दिए जाने वाली मदद ने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। नोटबंदी। मोदी सरकार का यह फैसला कड़े फैसलों में से एक माना जाता है। तो काले धन पर करारी चोट बताते हुए पीएम ने नोटबंदी का ऐलान किया था। इस दिन 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर कर दिए गए थे। इस दिन काले धन पशुओं की नींद उड़ गई थी, लेकिन देश की जनता ने घंटों और कई महीनों तक लाइन में लगकर अपने प्रधानमंत्री का साथ दिया। 3 तलाक का खेल खत्म। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धियों में से मुस्लिम महिलाओं की आजादी थी। सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की काली प्रथा से आजादी दिलाई। मोदी सरकार ने 3 तलाक को खत्म किया। ऐसी मुस्लिम महिलाएं जो 3 तलाक के डर के साए में जीने को मजबूर थी, अब आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी रही थी। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति। मोदी सरकार ने आते ही ये साफ किया कि ये आज का भारत है जो घर में घुसकर मारता है। भाई और बहनों, हम एक नए हिंदुस्तान के रास्ते पर चल पड़े हैं जो छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं है। खतरा सीमा के भीतर हो या फिरा सीमा पार, ये नया हिंदुस्तान घर में घुसकर मारेगा। देश अब आतंकवाद के मुद्दे पर सहने की बजाय उसका मुंहतोड़ जवाब देना सीख चुका था। आतंकियों की गोली का जवाब गोली से ही दिया जाएगा, ये मोदी सरकार ने साफ कर दिया था। 2016 में पाकिस्तान में आतंकी अड्डे पर सर्जिकल स्ट्राइक इसका पहला उदाहरण था। इसके बाद 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश आतंकियों और उसके पालने पोसने वाले देश को दिया गया था। जब देश की वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने राफेल लड़ाकू विमान की खरीद का सौदा किया, तो कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि चौकीदार चोर है। 2019 लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने इस नारे को बुलंद किया। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। 2019 से पहले विपक्ष ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी वो मोदी सरकार को नहीं घेर पाए। विपक्ष पर उनका ही दांव उल्टा पड़ गया। राष्ट्रवाद के नारे को बुलंद करते हुए इस साल बीजेपी की आंधी की जगह बीजेपी की सुनामी दिखाई दी और बीजेपी ने 2014 के मुकाबले बड़ी जीत हासिल की। 2019 में बीजेपी ने अपने दम पर 303 सीटें हासिल की। एनडीए ने 353 सीटें हासिल की। कांग्रेस मात्र 52 सीटों पर सिमट गई। यूपीए को 92 सीटों से संतोष करना पड़ा। अयोध्या विवाद का निपटारा। मोदी सरकार 2.0 के आते ही देश की जनता को इंतजार था कि अयोध्या में टेंट में विराजमान रामलला की समस्या का हल होगा, क्योंकि पहले की सरकारों ने रामलला के लिए कोई कोशिश नहीं की थी।
लेकिन 2019 में सरकार में आते ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इस अयोध्या विवाद का समाधान निकल गया और राम मंदिर का रास्ता साफ हो गया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर लिया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ साथ राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। अनुच्छेद 370 हटाना भारतीय जनसंघ के जमाने से बीजेपी का मुख्य एजेंडा और मांग रही थी। नागरिकता संशोधन विधेयक। सरकार को सबसे अधिक नागरिकता संशोधन कानून ने परेशान किया। साल 2020 में संसद के शीत सत्र में मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद से मंजूरी दिलाई, जिससे 2 महीने तक पूरे देश में बवाल मचा रहा। शाहीन बाग जैसा आंदोलन महीनों तक चला। इस कानून का उद्देश्य देश में घुसपैठियों को रोकने का था। इसके साथ मोदी सरकार कई जनहित के मुद्दों पर बढ़ते हुए आगे बढ़ती रही। सरकार ने युवाओं को कौशल विकास और उनको आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया, तो गरीबों और किसानों के लिए कई हितकारी फैसले लिए। मोदी सरकार ने साल 2021 में 3 कृषि कानून पास किए, जिसका देश के किसानों ने जमकर विरोध किया, तो मोदी सरकार ने इन कृषि कानूनों को वापस ले लिया। साल था 2020, जब देश में वैश्विक महामारी कोरोना ने दस्तक दी, जिसका प्रकोप पूरी दुनिया पर इस कदर हुआ कि लोग अपने अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए। इसका असर भारत पर भी पड़ा। सरकार ने आगे बढ़कर लॉकडाउन जैसा कड़ा फैसला लेकर जान है तो जहान है का मंत्र दिया। कोरोना काल में मोदी सरकार ने देशवासियों का भरपूर साथ दिया। समय समय पर लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोत्साहन दिया, तो आत्मनिर्भर भारत की सोच को आगे बढ़ाया। मोदी ने हर चुनौती का डटकर सामना किया। कोरोना महामारी, जिससे लड़ने में पूरी दुनिया कहीं न कहीं विफल नजर आई, वहीं भारत ने खुद को आत्मनिर्भर बनाया। भारतीय वैज्ञानिकों ने सबसे आगे बढ़कर वैक्सीन बनाकर लोगों की हिफाजत की। वैक्सीन के मामले में भारत विश्व गुरु साबित हुआ। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में वैक्सीनेशन के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इतना ही नहीं, अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने कई जनहित की योजनाएं लॉन्च की, जनता को कई विकास की योजनाएं दी। इसके साथ साथ 2024 के चुनाव से पहले सीए को लागू किया। अब 2024 के चुनाव से पहले मोदी देशवासियों को गारंटी दे रहे हैं। 400 पार का नारा लेकर नरेंद्र मोदी इस बार चुनाव में उतर चुके हैं। अब देखना होगा उनके दावों पर जनता इस बार मुहर लगाएगी और फिर से उनको दिल्ली के सिंहासन पर बिठाएगी, या फिर इस बार जनता किसी और को समर्थन देगी।